हेलो दोस्तों। आज 16 मार्च को मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग एट द सेम टाइम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो क्लिप, जिसे आप अंत तक सुने और बहुत कुछ जानकारी है इस वीडियो क्लिप में। दोस्तों, आप जानते हैं कि ब्रिटेन ने बहुत से देशों पे शासन किया और एक समय उसका पड़ोसी एक छोटा सा आइलैंड स्टेट है जिसका नाम है आयरलैंड। आयरलैंड में बहुत दिनों तक संघर्ष स्वाधीनता के लिए होता रहा और अंत में जो है उत्तरी आयरलैंड जो है को छोड़ के आयरलैंड का एक मेजर पोर्शन जो है, एक मेजर भाग जो है वो स्वाधीन हो गया 1922 में। और जिसका नाम आयरिश रिपब्लिक पड़ा। तो 1922 में आयरलैंड दक्षिणी आयरलैंड स्वाधीन हो गया और उत्तरी आयरलैंड इंग्लैंड के साथ रह गया। इसका कारण यह है कि उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी ज़्यादा थे और दक्षिणी आयरलैंड में रोमन कैथोलिक ज़्यादा थे। तो एक प्लेबिसाइड के अंतर्गत जो है ये उत्तर वाले जो है इंग्लैंड के साथ रह गए। 1922 में दक्षिण आयरलैंड स्वाधीन हुआ। किंतु आप जानते हैं कि एक छोटा सा द्वीप, एक छोटा सा देश आयरलैंड, इस आयरलैंड में इतने बड़े बड़े अंग्रेजी के लेखक पैदा हुए। एक तो जिनको आप जानते हैं कि शेक्सपियर के बाद उनके जैसा कोई नाटककार नहीं हुआ। और वो कहा भी करते थे कि आई एम जेलस ऑफ द टैलेंट ऑफ ओनली वन मैन, दैट इज़ विलियम शेक्सपियर। इस महान उक्ति के जनक कौन थे? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। शेक्सपियर से लगभग 400 साल बाद यह आदमी कहता है कि मेरे बराबर कोई नहीं शेक्सपियर को छोड़ के। तो उस जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जन्म आयरलैंड में हुआ था। 20वीं सदी के दो ही महान कवि थे, एक टी.एस. इलियट और दूसरे W.B. येट्स, विलियम बटलर येट्स। यही येट्स है जिन्होंने हमारे रविंद्रनाथ टैगोर को प्रेरित किया कि गीतांजलि को जो है वो अंग्रेजी ट्रांसलेशन प्रस्तुत करें और जिससे उनको नोबेल प्राइज़ मिला। तो W.B. येट्स जैसे महान कवि का भी जन्म 20वीं सदी में इसी आयरलैंड में 19वीं सदी में हुआ, इसी आयरलैंड में। तो आपने देखा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, वो विलियम बटलर येट्स, ऑस्कर वाइल्ड, जिनकी दो कहानियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं और जिन हर बच्चा जो है अंग्रेजी जानने वाला पढ़ता है, द सेल्फिश जायंट एंड द हैप्पी प्रिंस। आपने अगर ये दो कहानियाँ नहीं पढ़ी तो आपने बहुत कुछ मिस किया। इंग्लैंड का हर अंग्रेजी पढ़ने वाला हर इंटेलिजेंट बच्चा इन दो कहानियों को अवश्य पढ़ता है और ये बहुत ही बढ़िया डायडेक्टिक उपदेश देने वाली एक बहुत ही मॉरल एक इसमें टीचिंग है। द सेल्फिश जायंट एंड द हैप्पी प्रिंस जरूर पढ़ें। तो ऑस्कर वाइल्ड का जन्म यह, सीन ओ कैसी, इनका जन्म यही हुआ। तो आयरलैंड, उसके अलावा लेडी ग्रेगरी और ख़ास, बहुत ही ख़ास जॉन मिलिंगटन सिंह जैसे नाटककार, निबंधकार, कवि जॉन मिलिंगटन सिंह का भी जन्म यही हुआ। तो मैं अभी आपके सामने जॉन मिलिंगटन सिंह की उनका लिखा हुआ एक एकांकी एक अंक के नाटक का जिक्र करने जा रहा हूँ जिसका नाम है राइडर्स टू द सी। ये अद्भुत आदमी था, अद्भुत। ही वॉज ए जीनियस, वो जीनियस थे। और बहुत छोटी उम्र में कम उम्र में मृत्यु हो गई उनकी। वो महज 38 साल के थे तो उनकी मृत्यु हो गई। और ये एक तरह का कैंसर था जिनसे उनकी मृत्यु होगी, वरना वो बहुत बड़े लेखक होते। और अपने इस संक्षिप्त जीवन काल में उन्होंने बहुत कुछ लिखा, कविताएं लिखी, 7 नाटक लिखे और क्रिटिकल एसेज, निबंध भी लिखा करते थे। और उन्होंने दुखांत नाटक और सुखांत नाटक दोनों में ही उनको महारत हासिल थी। उनके जो है कुछ जो प्रसिद्ध नाटक हैं उनमें सबसे प्रसिद्ध 2 हैं, द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, जो 3 अंक में एक कॉमेडी है और दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉमेडी में गिनी जाती है, और प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। और दूसरा जो है वो है द राइडर्स
राइडर्स टू द सी, ये एक दुखांत नाटक है। शोक गीत जो होता है, इसको एलिजी कहते हैं, लिरिक कविता का एक सब डिवीज़न है। तो एलिजियक टोन है इस एकांकी नाटक का। लेकिन ये नाटक दुनिया के 10 सबसे बेहतरीन एकांकी नाटकों में गिना जाता है। और भाइयों बहनों, आप जानते हैं कि, दोस्तों आप जानते हैं कि नाटक का जन्म, जैसे उपन्यास का जन्म कहा जाता है कि इंग्लैंड में हुआ था 18वीं शताब्दी में पामेला के साथ। सैमुअल रिचर्डसन को, 18वीं सदी के सैमुअल रिचर्डसन जो इंग्लैंड के थे, कहा जाता है कि उनका 1840 में लिखा हुआ पामेला वो पहला उपन्यास था। तो उपन्यास को लेके अंग्रेज बहुत गर्व करता है कि हमने इसको जन्म दिया। लेकिन आपको बता दें कि ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले 5th सेंचुरी BC में ग्रीक लोगों ने जो है दुखांत नाटक और सुखांत नाटक दोनों ही लिखना शुरू किया। और ख़ास करके दुखांत नाटक लिखने में उनका कोई जवाब नहीं। और मज़े की बात यह है कि जो जानी मानी जो मिथ होते थे, जो मिथक होते थे, जो पौराणिक कहानियाँ होती थी, उन पर ही वो अपना नाटक बेस किया करते थे। और जनता जानती थी उन कहानियों को, उस समय की ग्रीक जनता। तो एस्काइलस, सोफोक्लिस, यूरिपिडिस, ये जो 3 ट्रेजेडी राइटर्स थे, इनकी रचनाएं आज भी उपलब्ध हैं, बहुत सी खो गई। सैकड़ों लिखे उन्होंने, तीनों ने, और तीनों में लगभग कंपटीशन होता था। एक साल ये जीतता था, दूसरे साल वो जीतता था, और बहुत सी सुविधाएं दी जाती थी। उसमें लेखकों का जो है, राजनीतिज्ञों का, मूर्तिकारों का, इनकी बहुत इज्जत हुआ करती थी। तो एस्काइलस, जिसका ईडिपस बहुत ही प्रसिद्ध है, आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अगर कोई पढ़ा हो और उसने ईडिपस नाटक में भाग न लिया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ईडिपस अभी भी जो है मंचन किया जाता है, और इसका लोग बहुत ही मज़े से इसको आस्वादन करते हैं, इसको देखते हैं। हमारे बंगाल के प्रसिद्ध जितने भी नाटककार हुए, यहाँ तक कि पूरे भारत में वो ईडिपस का चरित्र निभाना उनका एक बहुत बड़ा एक स्वप्न होता है। बंगाल के शंभु मित्रा जी ने ईडिपस रोल करके बहुत नाम कमाया। तो ये ग्रीक नाटकों का जो आत्मा थी, जहाँ भाग्य प्रबल होता था, और मनुष्य चाहे कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन भाग्य जो है उसको अंत में कैचअप कर लेता था, उसको अंत में डूम्ड हो जाता था। और इस तरह बहुत अच्छा, बहुत नेक होने के बावजूद जो है कुछ गलतियाँ होती, कुछ कमियाँ होती थी। इनको हुब्रीज, हेमर्शिया जो भी कह लें, तो कुछ कमियों के चलते भी उनकी पराजय होती थी। लेकिन भाग्य का बहुत बड़ा रोल होता था ग्रीक नाटकों में। और यहाँ आप राइडर्स टू द सी, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, उसमें भी आप देखिएगा कि एक बहुत ही गजब का एक युद्ध है, एक फाइट है। जैसे एक साधारण मानव ग्रीक नाटकों में बहादुरी से लड़ता हुआ भाग्य के सामने हार जाता है, उसी तरह ग्रीक नाटकों का जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, ये आदमी के आत्मा की महानता को दिखलाता है। ग्रीक नाटक जो है, आदमी का जो स्पिरिट है वो अनकंकरेबल है, जैसे जीत अजेय है आदमी का स्पिरिट। और यही उनकी मानता है कि भाग्य जैसे अति बलवान शक्ति के खिलाफ जो एक अकेला मनुष्य जो है वो लड़ते हुए हार जाता है। उसी तरह आप राइडर्स टू द सी में पाएंगे कि इसमें एक चरित्र है, एक दो चरित्र हैं जो इसी तरह की अनइक्वल लड़ाई में, जो बराबरी की नहीं है, जैसे दिए और तूफान की लड़ाई। ये कहानी है दिए की और तूफान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। ऐसी ही कहानी है राइडर्स टू द सी की। तो हमारे ये जो जॉन मिलिंगटन सिंह थे, SYNG सिंह, इसको प्रोनाउंस किया जाता है SING के रूप में। तो जॉन मिलिंगटन सिंह को वो लगभग 1870-71 में उनका जन्म हुआ, और 38 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई कैंसर से।
जॉन मिलिंगटन सिंह अद्भुत आदमी थे और वो गिफ्टेड थे। लैंग्वेज सीखने में उनका कोई जोड़ नहीं था। वो जर्मनी गए, वहाँ जर्मन भाषा सीखा, बहुत गहराई से सीखा, उसको अच्छी तरह सीखा। फिर वो इटली गए, वहाँ इटालियन सीखा उन्होंने, बहुत पैसन से पढ़ाई की, इटालियन सीखा। फिर वो फ्रांस चले गए और वहाँ जाके फ्रेंच भाषा पर भी इतना अच्छा उन्होंने अध्ययन किया कि वो वहाँ लेखक बनने की सोचने लगे और वो पेरिस में वो रह रहे थे। तभी उनके देश के महान कवि W.B. येट्स गए और उनसे मिले और उन्होंने कहा कि तुम देखो, तुम यहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, फ्रेंच में लिखना तुम्हारे लिए वो कोई बहुत वाइज डिसीजन नहीं है। देखो, फ्रेंच तुम्हारी मातृभाषा नहीं है और यहाँ तुम फर्स्ट रेट राइटर कभी नहीं हो सकते। तो तुम ये स्वप्न फ्रेंच में लिखने का स्वप्न छोड़ दो और तुम चले जाओ आयरलैंड के गैलवे की खाड़ी में अवस्थित 3 रिमोट दूर अवस्थित आइलैंड्स जो द्वीप हैं, आइनिस्मान, किलरोनान और क्या एक और है, 3 द्वीप थे जो कि आयरलैंड के पश्चिमी तट पर अवस्थित थे। और इन द्वीपों के लोगों के जीवन के, वहाँ जाओ और वहाँ रहो उनके बीच और उनकी भाषा, उनके कल्चर को पहचानो और उनके जीवन को आधार बना के कुछ रचना करो। और ये उनका जो गुरु की तरह उनका जो आदेश हुआ उसको उन्होंने पालन किया और 3-4 बार वो जाके सोजर्न किए, यानी कुछ समय के लिए जाके जॉन मिलिंगटन सिंह वहाँ रहा करते थे उन 3 द्वीपों में, जो कि गैलवे की खाड़ी जो आयरलैंड के पश्चिम तट पर है। वो द्वीप जो है उस 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के प्रारंभ में, उस समय भी वो बहुत पिछड़े हुए थे। वहाँ के लोग उस समय भी कच्चे खाल पहना करते थे भेड़ों की, इतनी गरीबी थी, अच्छी ज़मीन बहुत कम थी, इसलिए वो मछली मारते थे समुद्र में, पतली लंबी नौकाओं में। और मछली मारना उनका, फिशिंग जो है उनका मेन व्यवसाय था और किसी तरह वो गरीबी में जीते थे। और समुद्री अधिकतर चीज़ें जो उनके जीवन की उपयोगी होती थी, जैसे ईंधन वगैरह और मिनरल्स कुछ निकलते थे, जंगली घास समुद्र की घास इकट्ठा करके, और वो थोड़ी सी ज़मीन पर अपना मोटा अनाज उगा लेते थे। लेकिन वो मछली पकड़ना और बेचना, मछली पकड़ना, फिशिंग जो है उनका मुख्य काम होता था। और वो जब भी मछली पकड़ने जाते थे तो समुद्र वहाँ बहुत ही रफ होता था, क्योंकि ये नेचुरल ब्रेक वाटर थे। मैंने अटलांटिक की जो उत्ताल और बहुत ही अनकंट्रोल्ड लहरें थीं, वो आके इन द्वीपों से, ऊंचे ऊंचे द्वीप थे और जो किनारे थे इन द्वीपों के, वो पहाड़ की तरह स्टीप, सीधे खड़े पहाड़ की तरह होते थे, करीब 50-60 फीट 70 फीट ऊंचे। और उन किनारों से टकराते थे अटलांटिक, अभी भी टकराता है अटलांटिक सागर, और वो उसकी शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। तो आयरलैंड पहुँचते पहुँचते अटलांटिक सागर की लहरें आयरलैंड पहुँचने के तटों के पास पहुँचने के पहले इन द्वीपों से टकराती हैं अटलांटिक महासागर की लहरें, और नेचुरली वो कुछ बिखर जाती है, उनकी शक्ति कम हो जाती है। तो इस प्राकृतिक फेनोमेनन के चलते ये क्या होता है कि समुद्र जो है अक्सर जो है उसमें तूफान आता है, तेज़ हवाएं चलने लगती हैं और वो मछुआरे समझ जाते हैं कि अब बिगड़ने वाला है, तो अक्सर वो घर वापसी की तैयारी करते हैं। लेकिन वो अक्सर तूफान में फंस जाते हैं और समुद्र प्रायः रफ रहता है, इसलिए वो समुद्र जो है उनको निगल लेता है। समुद्र एक राक्षस की तरह है, जो जहाँ समुद्र राक्षस भी है और समुद्र पिता भी है, तो वहाँ से उनको भोजन भी मिलता है और वहीं उनको मौत भी मिलती है। तो बोथ प्रोवाइडर और किलर दोनों ही है, उनकी जान भी लेता है। तो ऐसे ही एक परिवार की कहानी है ये राइडर्स टू द सी, जहाँ राइडर्स यानी योद्धा की तरह ये जाते हैं समुद्र में। समुद्र उनके लिए युद्ध क्षेत्र है, जीवन में लड़ने की, जीवन संघर्ष के लिए, जीवन में जिंदा रहने के लिए एक हमेशा चलता हुआ संघर्ष जो है वो समुद्र से लड़ते रहते हैं। ऐसे ही एक मछुआरे के परिवार की कहानी है। और इस एकांकी नाटक की नायिका जो है
वो लगभग 75-80 साल की एक बूढ़ी औरत है जिसका नाम है मौर्या। तो कुल मिला के 4 जो हैं पात्र हैं इसमें, और एक ही अंक है, कोई दृश्य नहीं है। एकांकी में एक अंक में कई दृश्य होते हैं, लेकिन राइडर्स टू द सी में एक ही अंक है, और उसमें 4 पात्र हैं। मौर्या है और उसका सबसे छोटा लड़का बार्टले है। एक 2 बहनें हैं, कैथलीन और नोरा। नोरा 5 साल की है, कैथलीन लगभग 15 साल की है। दूसरे भाग में मैं इसको ज़्यादा विस्तार से डिस्कस करूँगा।